नमस्कार, मैं योगेश रामनेकर यशस्वी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे यशस्वी की लर्न एंड स्कीम के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद है यशस्वी संस्था के प्रशांत कुलकर्णी जी। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर हमें ये बताइए एचआर फ्रेटर्निटी और फेलो कंपनीज को ये हम जानना चाहेंगे यशस्वी की ये जो लर्न एंड स्कीम एग्जैक्टली है क्या? So basically, Learn and Earn scheme is a government approved program. So students, those who are 10th pass, 12 pass, ITI, diploma candidates or graduate candidates also, they can be enrolled in this scheme. ठीक, स्टूडेंट इस स्कीम में आता है। आने के बाद हमारी टाइप की हुई जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों में वो कैंडिडेट ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये ट्रेनिंग अगर वो 10th 12th या ITI है तो उसके लिए 3 साल का है। एंड इफ ही इज हैविंग डिप्लोमा और डिग्री एज अ बेसिक क्वालिफिकेशन देन इट इज़ फॉर 2 years। ओके, तो ये जो स्टूडेंट है वो कंपनी में जाने के बाद 3 साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग परफॉर्म करेगा। जैसे बाकी के लोग शिफ्ट वाइज कंपनी में आते हैं वैसे ही ये भी जाएगा। उन्हीं के साथ ये कंपनी में जो मशीन्स है, जो भी उनका इन एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में ये परफॉर्म करेगा, ये सीखेगा। इसकी जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट के जो आवर्स है, वो ख़त्म होने के बाद इसका ऑनलाइन थेरोटिकल ट्रेनिंग होगा जो हमारे फैकल्टीज करते हैं। अच्छा, यशस्वी की फैकल्टी ट्रेनिंग। जी जी जी, जो थेरोटिकल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल तो ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो थेरोटिकल हमारे फैकल्टीज उसको सिखाएं। हर 6 महीने बाद जैसे सेमेस्टर वाइज डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है वैसे इसका भी एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम यशस्वी नहीं लेता, ये एग्ज़ाम कंसर्न अथॉरिटी लेता है। यानी कि वी आर हैविंग टाइप्स विद MSPT, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, देन वी आर हैविंग टाइप विथ लैम्ब्रिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ यशस्वी का टाइप है। और जो डिप्लोमा इन स्टूडेंट्स को मिलेगा वो इन्हीं यूनिवर्सिटी। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूव डिप्लोमा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, वो एग्ज़ाम कंप्लीट क्लियर करने के बाद उसे ये डिप्लोमा, अगर वो पास होता है तो उसे ये डिप्लोमा। अच्छा, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी टू दी कैंडिडेट। कंपनी इज पेइंग देयर एजुकेशन एक्सपेंसेस। जो मतलब डिप्लोमा का जो खर्चा है उसका वो सब कंपनी बिल्कुल बिल्कुल कंपनी करती है। स्टूडेंट के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होगा। कंपनी विल पे हिम अ स्टाइपेंड ऑन मंथली बेसिस, जो भी और ये और ये जो स्टाइपेंड है ये प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि ये स्टूडेंट है तो मैं इसको कुछ बाकी लोगों से कम देगा। अच्छा, जो भी प्रिवेलिंग मार्केट रेट, खासी रकम अच्छी खासी रकम उसे मिलती है जिसमें वो अपना भी एक जो भी एक्सपेंसेस है वो कर सके और कुछ पैसे उसके बच भी जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। इसीलिए सीखो और कमाओ, ऐसा लर्न और कमाओ, लर्न एंड अर्न। और इसमें लर्न पहले है क्योंकि फोकस जो है वो लर्निंग पे। कमाने के बाद अगर आप सीखोगे तो आगे जाके कमाओ। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स मतलब जिनके जो इकोनॉमिकली वीकर है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, या बहुत सारी जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्कीम है ये बहुत ही बेनिफिशियल। रूरल एरिया से मेरे ख्याल से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के लोग ज़्यादा आते हैं, बच्चे सीखते हैं और अच्छा डिप्लोमा करके उन्हें अच्छी जॉब भी लगते हैं। इसमें दूसरा फ़ायदा कंपनी का ये है कि सेकंड लाइन डेवलपमेंट के लिए कंपनी जो देख रही है, अच्छा, तो जैसे कि आज अगर 3 साल कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरी कंपनी में कर रहा है तो 3 साल के बाद मैं उसको बाहर क्यों जाने। तो संभावना है कि वो कंपनी उन्हीं स्टूडेंट को अपनी ऑन रोल जॉब की अपॉर्चुनिटीज उसे है। तो इससे होता क्या है, उस कैंडिडेट को बाहर पे ही जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंडेटरी है कि कंपनी ने उसको देना ही चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा हुआ है जी, बहुत बहुत बार। हमने क्या किया है ना, बेसिकली लर्न एंड अर्न स्कीम इज़ अ प्रूवन स्कीम। मतलब 2010 से लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू हुआ। तो पहले 5 डिप्लोमा थे, डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस, डिप्लोमा इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल साइंस। अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने डिप्लोमा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री के हिसाब से किए हैं। कुछ डिप्लोमा ऐसे हैं जैसे डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ये यूनिवर्सल डिप्लोमा, मतलब ये कोई भी कर सकता है और किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकता है। तो ज़्यादातर कंपनियां ये इसी डिप्लोमा स्टूडेंट को देती है। और 2010 से मतलब तकरीबन 10 या 12 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया
जो अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एमएनसीज में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये स्कीम चलती है। अब इसमें कंपनी का फ़ायदा क्या है, कंपनी ये सारी चीज़ें क्यों करे? सबसे पहली बात है, जैसा मैंने कहा कि सेकंड लाइन डेवलपमेंट, कि आगे चल के यही लोग सुपरवाइज़र या लाइन लीडर बन के उस कंपनी में काम करेंगे। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें कंपनी को एक लॉन्गेटिविटी मिल जाती है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्चुअल मैन को आते हैं हम लोग बात पर, तो वहाँ पे कैसा होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, फिर 6 महीने बाद या एक जो उसका स्पेसिफिक पीरियड है उसके बाद उन्हें कंपनी ब्रेक दे देती है। जब तक वो काम समझता है 2-3 महीने में, उसके बाद जब वो एक्चुअली परफॉर्म करने लगता है तब उसे ब्रेक देने की क्योंकि उसका खत्म आएगा तो हाँ, उसका समय खत्म हो जाता है। लेकिन लर्न एंड अर्न में वैसा नहीं है। कंटिन्यूसली 3 साल तक वो कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग परफॉर्म करता वो ये सीखने की भावना से भी काम कर। है। बिल्कुल भी। और इन स्टूडेंट को, उसको ये पता होता है कि ये कंपनी मेरे पढ़ाई का खर्च कर रही है, तो वो उस इमोशन को लेके काम करता है कि मैंने अच्छा करना चाहिए। पूरा दिल लगा के वो काम। बिल्कुल, और वो छोड़ के नहीं जाता। तो मैं ये नहीं कहता कि 100 लोग अगर किसी कंपनी में इस स्कीम के अंडर है तो 100 के 100 रहेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर लोग रिटेन हो जाते हैं। तो कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म उन्हें लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उनकी कंपनी में ओजेडी परफॉर्म कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें इनको जो स्टेटस दिया हुआ है तो वो अप्रेंटिस का दिया हुआ, दे विल बी ट्रीटेड एज एन अप्रेंटिस, ऐसा उस गवर्नमेंट का जो जीआर है उसमें क्लियरली मेंशन है। तो इनको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कुछ भी क्योंकि अभी लेबर नहीं है। जैसे हाँ, जैसे पीएफ नहीं है, ईएसआईसी नहीं है, बोनस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इनको एप्लीकेबल। अब आप कहोगे कि अगर ईएसआईसी एप्लीकेबल है, किसी को कुछ हो गया है काम करते वक्त, तो क्या? तो इसके जो रूल्स है तो वो ये कहते हैं कि एज पर पॉलिसी, एज पर लर्न एंड अर्न स्कीम, डब्ल्यूसी पॉलिसी इज मैंडेट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी उनकी निकालनी चाहिए। इसका प्रावधान है इसमें। जी जी बिल्कुल, और वो मैंडेटरी, वो करना ही चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी उसको कुछ हो नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि हम लोग कंपनियों को ये सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ ये अपना डब्ल्यूसी मत निकालिए, उसके साथ में मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज भी निकाल थोड़ा और रहे चाहिए। हाँ, और ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि ये तीनों पॉलिसीज लेती, तो वो बच्चा पूरा सिक्योर हो जाता है कि उसको अगर कुछ हो जाता है। वैसे तो सारी कंपनियों में ये इसका क्या बोलते हैं, उसे सावधानता जो है वो हाँ, की करती जाती है कि किसी को कुछ ना हो। लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह अनफॉर्चुनेट कुछ ये हो जाए तो प्रावधान है। उस केस में उन्हें ये इंश्योरेंस की ये भी रहती है। तो क्या होता है, उनको पीएफ नहीं, एएसआईसी नहीं, बोनस नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपनी का खर्च होता है वो खर्च लर्न एंड अर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं हो। सिर्फ उनका एजुकेशन का खर्च है, और जो भी सर्विस चार्जेस और बाकी उनका शूज़, टी शर्ट वगैरह, या अगर कुछ लगता है वो जो पीपीज जिसे हम कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन वाले वो जो इक्विपमेंट है, तो उसका सिर्फ खर्च होता है। तो कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर, अगर लर्न एंड अर्न के लिए जाते हैं तो पर पर्सन पर मंथ कंपनियां एटलीस्ट 1 से 1,500 रुपये जो है वो सेव करती है। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम। तो इसको देखते हुए यहाँ पे कहीं भी कोई भी नॉन कंप्लायंस वगैरह ऐसी कुछ भी बात नहीं। सो दिस इज बेसिकली दी लर्न एंड अर्न। मतलब ये विन विन सिचुएशन की तरह हो गया है। बिल्कुल भी। अच्छा सर, यशस्वी अप्रेंटिस में भी काम करती है, जी। तो वी आर ऑल अवेयर ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट। सो हाउ डज दिस प्रोग्राम डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम इट? बेसिकली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज एक्ट 1961, ठीक है। तो वो मैंडेटरी है। जिस कंपनी में 30 या 30 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी में अप्रेंटिसशिप एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना ये मैंडेटरी। लर्न एंड अर्न का है तो लर्न एंड अर्न इज अ स्कीम। बेसिकली इट इज़ नॉट मैंडेट, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट कंपनी, बट गवर्नमेंट एक्ट जैसा ये नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अप्रेंटिसशिप एक्ट में ये है कि इसमें हम लोग अगर देखें तो हम ऑप्शनल ट्रेड वाले अप्रेंटिस भी ले सकते हैं, हम ट्रेड अप्रेंटिस भी ले सकते हैं, और हम जो पोर्ट जिसे हम कैसे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, उसके अंडर भी अप्रेंटिस है। 3 तरीके के अप्रेंटिस ले सकते हैं। और अगर ऑप्शनल ट्रेड की बात की जाए तो 5th स्टैंडर्ड से लेके आगे ग्रेजुएशन तक भी हम लोग सारे लोगों को अप्रेंटिस में ले सकते हैं। वेयर एज लर्न एंड अर्न में हमें कम से कम 10th पास बच्चा होना ज़रूरी है। स्टूडेंट जो है वो 10th पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात अगर डिफरेंस की जाए तो अप्रेंटिस में एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट बेनिफिट देता है, वो है डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। मतलब आप स्टूडेंट को कंपनी जो भी स्टाइपेंड दे रही है
समझ लीजिए किसी स्टूडेंट को 10,000 से, एक एग्जाम्पल, किसी को 10,000 रुपये स्टाइपेंड है, तो 10,000 रुपये उसे कंपनी की तरफ से मिलता है स्टाइपेंड। हाँ, और गवर्नमेंट की तरफ से उसे 1,500 रुपीज़ पर मंथ एज अ डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ये अमाउंट उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कैंडिडेट, जो लर्न एंड अर्न में फिलहाल नहीं है। और आगे मतलब मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तो लर्न प्रमोशन के लिए कि भाई तुम अच्छा काम है, अच्छा इसलिए वो एक सुनने के लिए उसके अकाउंट में बिल्कुल बिल्कुल। और एक उसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप बोर्ड के अंडर उनको ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं अप्रेंटिसेस को, तो उसे अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तो 4,000 रुपये, और अगर वो डिग्री होल्डर है तो 4,500, ऐसा उसे गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी उसको मिलता है कैंडिडेट। अब लर्न एंड अर्न स्कीम और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो ये तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई, उसके अलावा लर्न एंड अर्न में कंटिन्यूसली वो 3 साल तक या 2 साल तक जो भी है ओजेटी परफॉर्म करता। वेयरएज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अभी जो अमेंडमेंट्स आए रिसेंट सितंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए उसका 1 साल कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिस का उसे 1 साल के लिए ब्रेक देना है, और एक वो ब्रेक का जो भी उसका 1 साल है वो ख़त्म होने के बाद हम फिर से उसे अप्रेंटिस करके ले सकते हैं। एक साथ के बाद था। अच्छा, तो कंपनी के लिए क्या हो जाता है ना कि कंपनी के लिए वो अप्रेंटिस 1 साल तक उसने काम किया, अब अगर उसे ब्रेक देना है, जब वो कंपनी से बाहर चला जाएगा तो वो 1 साल तक खाली तो नहीं बैठे, ही विल नॉट सिट आइडियल, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं काम ढूंढेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो कंपनी के लिए तो वो बाहर चला गया, फिर से 1 साल के बाद उसे अगर बुलाएंगे तो संभावना है कि वो ना आए। कम है संभावना। हाँ, लेकिन लर्न एंड अर्न में वैसा नहीं है। लर्न एंड अर्न में वो कंटिन्यूसली 3 या 2 साल तक रह सकते। वो वही काम कर। हाँ, तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, अप्रेंटिसशिप एक्ट और लर्न एंड अर्न ये दोनों साइमल्टेनियसली चल, अच्छा, दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 साल उसका अप्रेंटिस का होने के बाद अगर वो लर्न एंड अर्न में आ जाए तो उसका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो गया, और अगर वो ITI है या 10-12 पास है तो उसका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाता है। तो उसकी करियर की ग्रोथ भी बनेगी, बिल्कुल वो सीखेगा भी, स्किलफुल भी होगा, बिल्कुल एक अच्छी खासी स्किल मैन पावर भी देता है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती है। दूसरी बात, अप्रेंटिसशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कम से कम ओवरऑल स्ट्रेंथ जो कंपनी के है उसके 2.5% अप्रेंटिस देना मैंडेट, और ओवरऑल स्ट्रेंथ मतलब इंक्लूडिंग ऑन रोल ऑफ रोल सारे वो कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह सबको पकड़ के, मतलब कंपनी के डायरेक्टर साहब से लेके कंपनी के सिक्योरिटी वाले जो गार्ड है उनको सबको आप काउंट कीजिए, और वो जो काउंट आता है उसका 2.5% 2.5% एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इज मैंडेटरी, एंड वी कैन गो अप टू 25% इन महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में ज़्यादा है। हाँ, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, अदर देन महाराष्ट्र वी कैन गो अप टू 15%। तो अप्रेंटिस में एक अपर लिमिट उन्होंने दिया हुआ है कि आप महाराष्ट्र में हो तो 25% से आगे नहीं जा सकते। अलग से प्रावधान है। हाँ, लर्न एंड अर्न में क्या है, लर्न एंड अर्न में ये कहते हैं कि या तो आप कंपनी और कंसर्न एजेंसी तय कीजिए कि आप कितने % अप्रेंटिस देना चाहते हो, मतलब ओवरऑल फेयर के 10% देना चाहते हो, 30% लेना चाहते हो, और जो भी देना चाहते हो। और अगर आप ऐसा कुछ तय नहीं करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट की सिमिलर स्कीम उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाए। मतलब यही तो है। हाँ, 25%। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो, और बाहर की बात की जाए तो 15%। तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि एक मतलब 30% या 35% तक लर्न एंड अर्न स्टूडेंट्स ट्रेनी जो है वो एंगेज करती है, तो 25% अप्रेंटिस हो गए, 30% तक या 35% तक ये लर्न एंड अर्न के लोग हो गए, तो एक 60-65% उनके पास जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स नहीं कहूँगा मैं, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जो उनके पास 2 या 3 साल के लिए है, और बाकी जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं कि अगर कभी बिजनेस फ्लक्चुएशन आ जाए, कुछ कम ज़्यादा लोग करने पड़े, तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको वो कम ज़्यादा कर सकते। लेकिन इन दोनों चीज़ों में यूथ का बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि वो सीख भी रहा है, उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, परफेक्ट, और जैसा आपने कहा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी बिल बढ़िया। सर ये बताइए, हाउ डज द लर्न एंड अर्न प्रोग्राम हेल्प ऑर्गेनाइजर्स बिल्ड अ स्किल वर्कफोर्स विदाउट इंक्रीजिंग देयर लॉन्ग टर्म हायरिंग कॉस्ट? इसके बारे में थोड़ा होता है। आई रिपीट अगेन, हाउ डज द लर्न एंड अर्न प्रोग्राम हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस build a skilled workforce without increasing their long-term hiring cost? अभी मैं आपको बोलता हूँ इसमें कैसा है ना, जैसा मैंने कहा कि लर्न एंड अर्न में BA, VSIC, बोनस वगैरह वगैरह ये कुछ भी एप्लीकेबल, तो कंपनी को अलग से कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं।
जो ये भी ऐसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए कंपनी जो खर्च कर रही है वही अमाउंट वहाँ पे न देते हुए अप्रेंटिस के एजुकेशन के लिए कंपनी वो खर्चा वो हाँ नॉर्मली क्या होता है ना, अगर किसी का ग्रॉस सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो 10,000 और उसका जो स्टैट्यूटरीज है वो 36% एक्स्ट्रा होता है, मतलब समझ लीजिए एक 4-1 हज़ार और बढ़ गए, तो कंपनी को कॉस्ट टू कंपनी जो आता है वो 10,000 अगर किसी को दे रही है तो कॉस्ट टू कंपनी 14,000 के आसपास। यहाँ पे ये जो ऊपर के 4,000 रुपये है लर्न एंड अर्न के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं थे, लेकिन उस 4,000 में से 2,000 रुपये के आसपास जो अमाउंट है वो उसके एजुकेशन और बाकी सर्विस चार्जेस वगैरह वगैरह मशीन लगा रहा उसमें खर्च होता है। तो कंपनी को खुद के जेब से कुछ अलग से नहीं देना। अच्छा, तो ये जो आपने अभी जो कहा कि एक तो लॉन्गेटिविटी है, ऊपर से स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है और कंपनी को एक्स्ट्रा खर्च भी दिया है। सो दिस इज बेसिकली दी आई। अच्छा, तो वो कॉस्ट बच सकती थी क्योंकि अच्छा यस मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन यस सर व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द लर्न एंड अर्न मॉडल सो बेसिकली दिस लर्न एंड अर्न मॉडल इज फॉर एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, हेल्थ केयर, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, देन बैंकिंग, फाइनेंस, BFSI, तो कोई भी टाइप की इंडस्ट्री हो, लर्न एंड अर्न स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट इंडस्ट्री। ज़्यादातर अभी ये हो रहा है ना कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर बेसिकली प्रेफरिंग टू गो फॉर लर्न एंड। उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उनको ज़रूरत वैसे सबको है, अच्छा लेकिन इन कंपनियों ने इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो समझ लिया। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनको फ्यूचर में वर्कफोर्स चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है ना वो अभी तक उतना वहाँ पे नहीं हो रहा। उसके लिए भी कुछ रीजंस है। बेसिकली क्या है कि जो बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह इस टाइप की जो कंपनियाँ रहती है ना वहाँ पे ऐसा फैक्ट्री टाइप काम नहीं, वहाँ पे जो काम होता है वो ज़्यादातर फील्ड वाला काम है या कहीं पे बैठ के करने वाला काम है। तो वहाँ पे जो रिटेंशन होता है ना वो भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर छोड़ते हैं फिर किसी कहीं और जगह पे जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसमें ज़रूरत ये है कि स्टूडेंट को थोड़ा काउंसलिंग किया जाए उस टाइप की, कि अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो तो किस तरीके का अगर काम है तो उसमें आपको 3-4 साल तक रहना है और ये डिप्लोमा कंप्लीट करना है, क्योंकि एक तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। आजकल के जो अपने जेंजी वाले जो बच्चे हैं ना उनका क्या है कि मुझे पसंद नहीं आया मैंने छोड़ के। हाँ तो मैं ये नहीं कहता, उनका एक अलग सोच है और वो भी एक तरीके से सही है, क्योंकि उनको आगे भी तो जाना है। और पैदा नहीं है थोड़ा हाँ, लेकिन आजकल कंपटीशन का भी ज़माना है, तो उसको देखते हुए हर एक बच्चा अलग सोच रखता है और ये बहुत फास्ट है। लोग ये इनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ना थोड़ा सा अगर वो सीख ले या थोड़ा एक जगह पे रह के अगर थोड़ा सीखे और कुछ चीज़ें एब्जॉर्व कर ले तो उनके लिए वो फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये स्कीम जो है वो हर एक इंडस्ट्री में चल सकती है, और क्योंकि इसमें जो डिप्लोमाज है वो ही वैसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस का डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ड्रग साइंस जो कि फार्मा इंडस्ट्री वगैरह इसमें का, डिप्लोमा इन टीवी मोबिलिटी। आज आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल तो आगे चल के शायद फ्यूचर वही हो सकता है। तो इसको देखते हुए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया लेकिन अब मुझे सर्विसिंग के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही। तो अगर उस तरीके की वर्कफोर्स तैयार हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों ने ये समझ के इस तरीके से अब अभी आगे जाना है इसको से, और हर एक इंडस्ट्री इसको कर सकती है, उसमें कोई। अच्छा सर हाउ डज द प्रोग्राम रिड्यूस हायरिंग रिस्क कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट मॉडल्स हाँ, ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आपने जो पूछा, क्योंकि क्या होता है ना जो ट्रेडिशनल अपना मॉडल है ना, यहाँ पे दो ही चीज़ें, या तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लूँ या तो मैं आपको परमानेंट अपने रोल पे ले लूँ। आजकल बात ऐसी है ना कि परमानेंट कोई किसी को लेना नहीं चाहिए। मतलब ये थोड़ा क्या बोलते हैं, कड़वा है लेकिन सच है, सच है। ये कोई किसी को परमानेंट लेना नहीं चाहता, किसी को भी लाइबिलिटी नहीं चाहिए किसी भी कंपनी। तो इसको देखते हुए अगर लर्न एंड अर्न की बात की जाए तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम है। इसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जैसे मैंने कहा वैसे है नहीं, ठीक है। तो मतलब उसको ना PF देना है ना ये ऐसी लेना है, तो लाइबिलिटीज़ नहीं है कंपनियों को। तीसरी बात ये है कि लर्न एंड अर्न का जो स्टूडेंट ट्रेनिंग है वो कंसर्न एजेंसी के रोल पे है, यानी यशस्वी के रोल पे है। अच्छा, वो कंपनी के रोल पे नहीं है।
तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। इसको लेबर लॉज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये स्टूडेंट ट्रेनी है। तो आगे चल के मतलब मुझे आप परमानेंट कीजिए, मैं ये ऐसी कोई चीज़ें वो करता नहीं है, मतलब वो कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें है। तो इसको अगर देखें तो रिस्क बहुत कम है लर्न एंड अर्न। और उसका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद देर इज इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर दैट कंपनी टू टेक हिम ऑन द कंपनीज वर्क। इफ रिलेवेंट वैकेंसी इज देयर, इफ द ट्रेनी इज गुड, देन दे कैन टेक, ले सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं। तो रिस्क कुछ भी नहीं। तो कंपनी के लिए जो ट्रेडिशनल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उससे अच्छा ये चीज़ है। और तीसरी बात इसमें ये हो जाती है ना, 3-4 साल तक आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, ये हमारी कंपनी के लिए ठीक है, या हमारे कल्चर में ये बैठता है, फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपकी कंपनी में लर्न एंड रन में 50 लोग या 100 लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें से 10-12 लोग या 15 लोग तो आपको ऐसे मिल जाता है जो आपकी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। और फिर आप बाहर कोई किसी को ढूंढने से अच्छा उन्हीं लोगों को की। क्योंकि उन्हें पता ही है वर्क कल्चर क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें। प्रशांत जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी, फ्रॉम एन HR compliance perspective, how is learn and earn structure to ensure smooth regulatory adherence? अभी ये जो है इसमें सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए कि एचआर का काम क्या है। सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिर्फ कोई छोड़ के गया और मुझे नया लाना। आजकल लोग इसी में बिजी हो गए, बाकी जो उनका जो एक्चुअल जो काम है उसके लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिलता, अगर वैसे हम देखा जाए। लेकिन अगर वो लर्न एंड अर्न या अप्रेंटिस या इस टाइप के जो प्रोग्राम्स है उसको अगर वो करते हैं, तो एक जो एजेंसी है जैसे हमारा यशस्वी है, ये यशस्वी जो है ना आपका, तो ये एजेंसी उन्हें एक सपोर्ट के लिए आई। अब अगर वो लर्न एंड अर्न स्कीम कर रहा है तो उसे मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ कैंडिडेट को, ये हेडेक उसे नहीं है। जो भी एचआर के वहाँ के लोग हैं तो वो हेडेक, वी सोर्स द कैंडिडेट, वी मोबिलाइज द कैंडिडेट। जो भी आपकी कंपनी का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से लोग ढूंढना, आपकी कंपनी में उन लोगों को भेजना, वहाँ पे उनका इंटरव्यू करवा। जो भी आपकी टीम है वो टीम हमें पहले बताती है क्राइटेरिया के, मुझे 1 2 3 4 ये चीज़ें चाहिए, ऐसे लोग हो तो ही मेरे पास भेजिए। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग जो है वो हमारी तरफ से हो जाता है, तो उनका वो कास्ट चाहिए। जब वो इंटरव्यू के लिए कंपनी में जाते हैं तो उसमें से अगर समझ लीजिए हमने 30 लोगों का बैच भेज दी, 30 में से उन्हें 20 ही लोग ठीक लगे, 10 लोग अगर उनको नहीं ठीक लगे, वी अगेन सेंड दी बैच। अच्छा, तो उन्हें सिर्फ क्या करना है, उन्हें उतना जो वक्त है इंटरव्यू का बस उतना ही उन्हें हमें देना है। तो काफ़ी सारा वक्त जो उनका है, जो मोबिलाइजेशन का नाम है, वो बच जाता है। दूसरी बात, जब ये कैंडिडेट लर्न एंड अर्न स्कीम में एनरोल हो जाता है तो उसके बाद उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है ना वो यशस्वी उसको संभालता है। अच्छा, उसका जो एनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में वो हम करते हैं, हमारा सुपरवाइज़र उस कंपनी में रहता है। अच्छा, हाँ, तो वो सुपरवाइज़र इंश्योर करता है कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर कोई एब्सेंट है। मतलब उसका अटेंडेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका पूरा अटेंडेंस, उसका डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें वो सुपरवाइज़र मॉनिटर करता है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे मतलब ये दोनों होगा। को जो ट्रेनिंग दी और क्लासरूम और हाँ नहीं, क्लासरूम वाले के लिए फैकल्टीज जो है वो अलग। बैठता है कि ये सब हुआ देती ये अटेंडेंस वगैरह उसका क्लासरूम में भी और कंपनी में भी। अगर कोई छुट्टी पे है या कुछ है तो उसकी जगह पे किसी और का पहले वाले स्टूडेंट को बोलना या जो भी एडजस्टमेंट्स है वो सारी चीज़ें हमारा सुपरवाइज़र करता है। उसके बाद में उनके जो एग्ज़ाम्स है उनकी पूरा मतलब वो जो प्रोसेस है लर्न एंड अर्न का, दैट विल बी टेकन केयर बाय यशस्वी। तो उसमें कंपनी के जो एचआर ऑफिशियल्स है उनको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। तो वो अपना जो कोर काम है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकता है, क्योंकि हम सपोर्ट के लिए है। बिल्कुल, है ना, और सुपरवाइजर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण होता क्या है, और पूरा वो मतलब उसका कोर्स खत्म होने के बाद उसके जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ है वो भी यशस्वी करता है। जितने लोग एग्जाम होने वाले हैं वो तो हो जाता है, जो बाहर आने वाले हैं तो उनको आगे जॉब के लिए जो भी सपोर्ट है, असिस्टेंस है वो करना है। क्योंकि हमारा काफ़ी सारी कंपनियों के साथ था कि अगर कोई स्टूडेंट वो कंसर्न कंपनी में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हम बाकी कंपनियों के लिए भी उसको ये करते हैं, सुविधा देते हो वीज़ा देते हैं। कि भैया आपको जॉब मिल। जी 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 बिल्कुल। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें एचआर का जो रोल है तो वो बहुत कम है, हम उसे सपोर्ट के लिए है।
और वो अपना जो कोर काम है वो कर सके। तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस तो कर सकते। ऐसा बड़ी मदद हो जाता है जी जी जी। सर। आगे बढ़ते हैं। कैन कंपनीज कस्टमाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स? यस, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा डिप्लोमा बदल बदल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी, जैसे कोई फोर्जिंग कंपनी, तो फोर्जर करके ऐसा कोई कोर्स है नहीं। ज़्यादातर पहले पहले शायद होता था, अब मेरे ख्याल से नहीं है, कई एक दो इंस्टीट्यूट में चल भी रहा हो, लेकिन कोई फोर्जिंग कंपनी है तो उनके लिए ऐसा कुछ अलग से कोर्स नहीं है, या डाई कास्टिंग के लिए कुछ अलग से कोर्स नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो काम है, हाँ। लेकिन उसके लिए एक जो कोर्स होना चाहिए वो है नहीं। तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स उस डिप्लोमा में ऐड कर सकते हैं। हाँ, कि समझ लीजिए कि जैसे डाई कास्टिंग है, तो डाई कास्टिंग का एक टॉपिक आप ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, कंपनी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह देते कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आउटकम क्या चाहिए, कि वो कोर्स करने के बाद बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए से। तो वो टॉपिक और वो जो भी इनपुट्स है वो लेके हम उस डिप्लोमा में ऐड कर सकते हैं, और उसके एक दो चैप्टर को भी सिखा वो आपकी एकेडमिक्स टीम वो फिर डेवलप कर जी पूरा। सकते हैं। हमारी एकेडमिक टीम, यशस्वी की एकेडमिक टीम और कंपनी के एक्सपेसियल, वो मिल के उसे तैयार, और वो हम गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव भी करके ले, अच्छा, अप्रूव अगर वैसी ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ें। तो जनरल डिप्लोमा तो मिल ही रहा है, खाक और उल्टा और एक नॉलेज तो बचा। हाँ, प्रशांत जी, हाउ डज लर्न एंड अर्न इम्पैक्ट एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट इन द लॉन्ग टर्म? basically this scheme is designed, the motive behind designing this scheme is to develop a skill in the candidates. सबसे पहली बात तो ये है, रिटेंशन तो इस स्कीम की वजह से होगा ही होगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, जैसा हमने पहले भी बात किया है, कि जो सीखना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास चीज़ें नहीं, तो उनके मन में ये चाह होती है कि मैंने आज अगर 12th किया हुआ है, या मैंने ITI किया हुआ है, 10वीं किया हुआ है, तो मैं डिप्लोमा करूँ या मैं आगे पढ़ूँ। तो जब वो इस स्कीम में आता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें होती है कि ये कंपनी मेरे लिए खर्च कर रही है, मेरे एजुकेशन के लिए खर्च कर रही है, तो ये मेरी ड्यूटी है ये, कि मैं छोड़ के ना जाऊँ, मैं अच्छे से काम करूँ और मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाए। तो ये एक वजह है कि लर्न एंड अर्न में रिटेंशन अच्छा है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर वो वर्कर है, लेकिन लर्न एंड अर्न में वैसा नहीं है। लर्न एंड अर्न में ही इज अ स्टूडेंट। तो ये सबसे पहली बात है कि रिटेंशन लर्न एंड अर्न में इस वजह से अच्छा होता। दूसरा क्या है ना, मैंने कहा आपसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसे है ना कि आप मुझे 2-3 साल बाद पीरियड में या इन चीज़ों में क्या देने वाले हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आज मुझे अगर कुछ ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसा होता है ना, उसके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नहीं है तो डिडक्शन कुछ भी नहीं, जो भी स्टाइपेंड है पूरे का पूरा हाथ में है। हाँ सर, पूरे अमाउंट उसको अच्छा पाओगे। हाँ, और ये 2-3 साल की बात होती है, उसके बाद में तो ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलने ही वाले। उसमें कोई, जब आगे जाके वो काम करेगा डिप्लोमा कंप्लीट करके, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रहेगी और वो उसको मिलने ही वाले। लेकिन ये 3 साल में उसे ज़रूरत होती है पैसों की, क्योंकि उसे शहर में आना है, शहर में रहना है, उसका जो रेंट है वो उसे भरना है, उसका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो उसे करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। तो लर्न एंड अर्न में जो स्टाइपेंड उसे मिलता है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा अमाउंट अच्छा होता। तो ये भी एक वजह है कि वो रिटेन होते हैं। दूसरी एक चीज़ इसमें ऐसी है ना कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है ना जो इस स्कीम की तरफ ना कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर का एक दूसरा ऑप्शन ऐसे नहीं देखती। अच्छा, और ऐसा देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये मैं फिर से कहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम है, ये ट्रेनिंग स्कीम है। और बच्चों को अगर हम वैसा एक एनवायरनमेंट देखते कि आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, ये मशीन ऐसे चलती है, ये काम इस तरीके से होता है, तो ऐसे अगर उसे हम मेंटोर करें उस बच्चे को, तो वो रिटेन होता है। जैसे हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, अभी हम लोग जो पढ़े हैं, तो हर एक कॉलेज में गैदरिंग होता था, हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता था, या कॉलेज का एक मैगजीन होता था। वैसे हमने यशस्वी ने हमने कुछ एक्टिविटीज़ की है। जब कंपनियों को छुट्टी होती है, जैसे 15 अगस्त है, 1 मई है, महाराष्ट्र की बात की जाएगी, 26 जनवरी है, ये जो दिन है, ये दिन सभी इंडस्ट्री को छुट्टी होती है। तो ये दिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैदरिंग लेते हैं, उसका कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह इस तरह टाइप। और ये स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें स्टेज नहीं मिलता है ना सर। बिल्कुल। और हर एक को ये चाह होती है कि मेरी कुछ हॉबी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक अलग चीज़।
तो मैं वो करूँ, तो हम वो स्टेज या वो प्लेटफॉर्म उसको हम देते। हमारा एक मैगजीन है जो साल में 3 बार हम लोग निकालते हैं, जिसका नाम है यशोगा। इसमें स्टूडेंट्स उनका जो भी उनके विचार है या उनको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे अपने कॉलेज का मैगजीन होता था ना, सेम वैसे ही इस स्कीम को अगर आप एक ट्रेनिंग स्कीम की तरह कंपनी में उसको चलाए तो इसका सक्सेस बहुत अच्छा। और इस स्कीम को अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर का ऑप्शन करके चलाए तो इसको बिल्कुल सक्सेस नहीं है। और वैसा करना हाँ नहीं चाहिए, बेसिकली नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन बच्चों को रिटेन होने के लिए मदद करती है। मतलब वो इस स्कीम के द्वारा इंडस्ट्री को जान रहा है, खुद भी बड़ा हो रहा है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, बिल्कुल। इसलिए वो उसकी एक अच्छी भावना बन जाती है कि चलो मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, बिल्कुल भी इसलिए रिजल्ट मिलता है और रिटेंशन हो ही जाता। सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। What is the typical onboarding process for a company that wants to partner under learner? ओके, ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है सर, साई के बहुत कुछ ले दी है। हाँ, किसी को लेना है तो हाँ पाए वो क्या किस तरीके से है। सबसे पहली बात तो जिस कंपनी को लेना, हम तो कंपनियों के पास जाते ही रहते हैं, लेकिन अगर किसी को लेना है तो सबसे पहले कांटेक्ट करें यशस्वी। हम उसके पास जाते हैं, उस कंपनी में एक प्रेजेंटेशन होता है लर्नर का, ये स्कीम क्या है, इस तरीके से चलती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद उस कंसर्न जो भी इंडस्ट्री है कंपनी, उसका और यशस्वी का एक एमओयू होता है, ये सबसे पहला स्टेप। वो एमओयू होने के बाद उनका रिक्वायरमेंट हमें मिल जाता है कि हमें 100 लोग चाहिए, कि एग्जांपल 100 लोग चाहिए, 100 में से 50 लोग आईटीआई चाहिए, 30 लोग डिप्लोमा चाहिए, 20 लोग और जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी चाहिए। फिर आईटीआई में हमें फिटर चाहिए, टर्नर, जो भी रिक्वायरमेंट सारी बोल के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो हमें दे देती है। फिर हमारी एक सेंट्रलाइज सोर्सिंग टीम है और हर एक ब्रांच में अलग से एक रिक्रूटर की टीम भी है। अच्छा अपॉइंट किए गए। जी 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 बिल्कुल, हम लोग ये काम जो है ये पूरे पैन इंडिया में करते हैं। अच्छा पैन इंडिया का। पैन इंडिया ये काम चलता है। 30 से ज़्यादा ब्रांचेस यशस्वी के हैं पैन इंडिया, और हम लोग 1000 अलग अलग कंपनियों के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये सोर्सिंग का नेटवर्क भी पूरी जगह होगा। जी बिल्कुल, पूरी जगह पे। तो जैसे ही इन कंपनियों का हमें रिक्वायरमेंट मिलता है, हमारी सोर्सिंग टीम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। हमने पिछले 10, 12, 15 सालों में बहुत सारे जॉब फेयर्स लिए हुए हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस के साथ अपने टाइप्स है, और जो भी मोबिलाइजेशन के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि टीवी पे ऐड हो, या आजकल अपना ये व्हाट्सएप वगैरह, ये जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसके द्वारा स्टूडेंट तक पहुंचने का काम हम लोग करते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस के पीपीयू से हम लोग मिलते हैं ऐसा। मतलब कैंपस इंटरव्यूज बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैंपस इंटरव्यू भी अरेंज करते हैं, जॉब फेयर्स भी अरेंज करते हैं, और इसमें हम कंपनियों को इनवाइट भी करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ कंपनियां कहती है कि हमें 400 लोग चाहिए, 500 लोग चाहिए, तो उस केस में उतने लोग कंपनियों में लेके जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो हम एचआर को इनवाइट कर दें कि आप आइए जॉब फेयर की में। अच्छा, तो उसमें पार्टिसिपेट कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एचआर की एक टीम है जो इसमें आती है, वो अपने हिसाब से लोगों को उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उस तरीके से करते हैं, और जहाँ पे एचआर के लोग नहीं आ सकते वहाँ पे हम उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करके हमारी टीम लोगों को सिलेक्ट करती है। फर्स्ट स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, फिर ये लोग कंपनी में जाते हैं। अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद उसका जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग उसको डिप्लोमा देने वाले हैं, तो उसमें वो यूनिवर्सिटी में उसका एनरोलमेंट करना, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करना, उसका एक सेट कंपनी को, एक सेट हमारे पास और एक सेट स्टूडेंट के पास, तो ऐसे 3 सेट बना के हम ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो जो कैंडिडेट है, वो जो स्टूडेंट है, वो उस कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग परफॉर्म करना शुरू करता अच्छा डे वन से उसका है। डे 1 से ही उसका ये साइमल्टेनियसली चलता है, मतलब उसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी और उसकी पढ़ाई भी। ऐसा नहीं है कि कुछ खास ट्रेनिंग उसको दे के फिर कंपनी में भेजी। अच्छा, ये स्टूडेंट कब एडमिशन ले सकता है? ये इसमें एडमिशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए कि और ज़्यादातर जो उसका एज है वो 18 के ऊपर ही होना चाहिए। सीधे मतलब जनवरी या जून में कब कब होता है? वैसा हाँ, एकेडमिक ईयर की आप बात करिए तो उसमें क्या हो जाता है ना कि देयर आर बेसिकली 2 एकेडमिक ईयर। एक जो है वो जून जुलाई जो अपना रेगुलर एकेडमिक ईयर है वो होता है, और दूसरा है वो जनवरी से दिसंबर। अच्छा, जो स्टूडेंट 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक एनरोल करते हैं वो जून के एकेडमिक ईयर में जाता है, अच्छा, और जो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक एनरोल करते हैं वो जनवरी का एकेडमिक ईयर आ जाता है। तो थ्रू आउट द ईयर हम इनका एनरोलमेंट कभी भी स्कीम में कर सकते हैं, और जो नियरेस्ट एकेडमिक ईयर है
उसमें वो अच्छा मेरी तरफ से वो रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका हो जाता है। तब तक उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर वो कंपनी में कौन है, तो वो यूनिवर्सिटी उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दीजिए। हम हमारा ये सारे लोग यशस्वी के रोल पे रहे। अच्छा ये इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं। तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद उसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, उसका क्लासरूम ट्रेनिंग भी शुरू हो जाता है। उसके बाद हर 6 महीने में उसका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। वो एग्ज़ाम में वो पास कर जाता है। अब उस एग्ज़ाम के लिए भी कंपनियों को छुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगर कुछ एग्ज़ाम प्रैक्टिकल है या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के आसपास जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है या जो भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं और उनका जो शिफ्ट टाइमिंग है ना, उसको सिर्फ एडजस्ट करते हैं। एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल होता है वो सवेरे या शाम, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून, ऐसे 2 सेशंस होते हैं। तो 1 महीना पहले हम वो कंपनी को शेयर करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इनका मॉर्निंग में सेशन होगा और कुछ स्टूडेंट का इवनिंग में होगा। उस तरीके से उनकी शिफ्ट एडजस्ट मतलब उसका होता है ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो भी करेगा एग्जाम भी है, बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें होती है और उसके बाद में जैसे ही वो एग्ज़ाम्स देता जाता है, पास होते जाता है, उसे सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद अगर वो कंपनी में ऑब्जर्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाहर हम उसे असिस्ट करते हैं कि कहाँ उसे जॉब। अच्छा प्रसाद जी, हाउ डज दिस लर्न एंड मॉडल कंपेयर विथ ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफिंग सॉल्यूशन? अभी तीनों के ना अलग अलग फ़ायदे हैं या तीनों के अलग अलग फीचर्स। जी सबसे पहले हम बात करें अप्रेंटिस। सो बेसिकली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ एक्ट, वो ये करना चाहिए। अब अप्रेंटिस में क्या होता है, अप्रेंटिस में वो स्टूडेंट आता है, वो सीखता है, उसे स्किल सर्टिफिकेट मिलता है। और अप्रेंटिस में जो ऑप्शनल ट्रेड की कैटेगरी उन्होंने अभी जो इंट्रोड्यूस की, मतलब अभी बहुत साल भी हो गए उसको, नई नहीं कह सकता कहीं से, लेकिन वो जो ऑप्शनल ट्रेड है ना, उसमें अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मुझे वेल्डिंग आता है, मैं वेल्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है कि आई एम ओ वेल्डर। सर्टिफाइड वेल्डर नहीं होता। हाँ, मैं कैसे बताऊँ, आप मुझ पर क्यों विश्वास करेंगे कि मुझे आ रहा है। तो अप्रेंटिस में क्या होता है, अगर ऑप्शनल ट्रेड में अगर वो वेल्डिंग का काम किसी कंपनी में कर रहा है, तो उसका वेल्डिंग का कोर्स खत्म होने के बाद उसे एनएसडीसी का, सेक्टर स्किल काउंसिल का जो भी है, वो सर्टिफिकेट उसे मिलता है कि ही इज फला फला स्किल से जो है वो भी है और इस कंपनी में अप्रेंटिस करके काम किया है, ही सर्टिफाइड वेल्डर है। तो वो फ़ायदा है अप्रेंटिस का। स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है, कंपनी के लिए भी एक अच्छा उनको स्किल स्किल ये मिल जाता है। तो ये हुई अप्रेंटिस की बात। तो ये एक अच्छी चीज़ है अप्रेंटिस भी। अब बात की जाए कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है। मेरी कंपनी में काम है, तुम आओ, काम करो, पैसे दो, चले जाओ। अब इसमें बेनिफिट क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है। आज मुझे जितने लोग चाहिए उतने मैं ले सकता हूँ। अगर कल मुझे कुछ कम लोग चाहिए तो मैं कुछ लोगों को कम भी कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में देगी। अब कॉन्ट्रैक्ट में वो जो कैंडिडेट है उसके लिए क्या है, तो उसको पीएफ ईएसआईसी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों को उसमें इंटरेस्ट रहता है, वो चाहिए, तो वो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है। मतलब ये 3 जो स्कीम है, लर्न एंड अर्न की अगर हम बात करें, तो लर्न एंड अर्न में क्या है, ये दोनों जो मैंने अभी अप्रेंटिस और कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें बताई, उसके अलावा मतलब कुछ अलग चीज़ें लर्न एंड अर्न में। तो ये ऐसा है लर्न एंड अर्न में कि उसको डिप्लोमा ही मिल जाता है क्लियर कट, जो बाकी दोनों स्कीम में नहीं मिली। तो उसका एजुकेशन का जो एक लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब कुछ कंपनियां ऐसी है जिनको लॉन्ग टर्म में लोग चाहिए, कुछ कंपनियों में कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं यहाँ पे आदमी चाहिए ही चाहिए। कुछ कंपनियों में सीजनल होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, फ्रिज बनाने वाली कंपनी। तो इन कंपनियों में कैसा होता है, जैसे ही गर्मियों का सीज़न आ गया, उससे पहले मेरे फ्रिज तैयार होनी चाहिए, मेरे एसीज तैयार होने चाहिए, तब ज़्यादा ज़रूरत है। तब ज़्यादा ज़रूरत है, उसका सेल बढ़ता है। जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आता है कि भाई गणपति है, दिवाली वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो उससे पहले ऑटोमोबाइल वाली कंपनियों में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए रहते हैं, क्योंकि उस वक्त लोग गाड़ियाँ खरीदते रहे। आज भारत में आज भी गाड़ी है, दोस्त तरीके से कहना जाता है कि मैं एक अच्छे दिन अच्छी चीज़ यार, कोई बड़ी चीज़ कर। हाँ मोहरत देख के ले रहे थे। तो वो सीजनल जो काम होता है ना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी सब ठीक है। लेकिन कुछ पोजीशंस कंपनियों में ऐसी है जहाँ पे सीजन हो या ना हो, यहाँ पे मुझे आदमी चाहिए। वहाँ पे लर्न एंड अर्न स्कीम जो है वो बहुत पास, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन है। 3 साल तक कंटिन्यूस वो रहने वाला है, उसका डिप्लोमा है। अगर बीच में वो छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा नहीं मिलने वाला। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लर्न एंड अर्न स्कीम जो है ना, वो
कंटिन्यूटी या लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छी। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि उसका एक एजुकेशन लेवल बढ़ा। बिल्कुल। तीसरी बात, इसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें जो कंपनी का जो खर्च है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। तो तीनों जो भी ये प्रोग्राम्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, अप्रेंटिस लर्नर, इनके अलग अलग फ़ायदे हैं कंपनी। तो ये तीनों चीज़ें कंपनियों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी कंपनी लर्न एंड अर्न पे ही ये करें, पूरा अप्रेंटिस ही दे रही है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे ही। आपको हर एक चीज़ का जो बेनिफिट है ना वो लेना चाहिए, और स्टूडेंट को भी हर एक चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। जिसकी जैसी ज़रूरत, जिसका जैसा इंटरेस्ट, उस तरीके से उसे हमें उस टीम में लेना चाहिए। इन 3 तरीकों द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बेहतर अवसर है लर्नर वाला, है ना? बिल्कुल। तो आज हमने आज जाना कि यशस्वी संस्था द्वारा जो लर्न एंड अर्न स्कीम चलाई जाती है, जिसको भारतवर्ष के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी ने द बेस्ट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऐसा करके उसको गौरवान्वित भी किया है। तो इसी स्कीम के बारे में आज हमने प्रशांत जी से वार्तालाप किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी पॉडकास्ट में आपने अपना वक्त दिया, और आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, इंडस्ट्री आगे आए और युवाओं को एक अच्छा और पुख्ता रोज़गार का अवसर देने वाली, एम्पावर्ड यूथ बनाने वाली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करें। इस पहल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।